और मेरे सुरवीरों, कैसे हो? जैसा कि आप जानते हो कि आप तैयारी कर रहे हो जवाहर नवोदय विद्यालय की क्लास 9th के लिए। तो अभी आपके पास पूरे के पूरे 2 महीने बचे हैं। 2 महीने यानी कि 60 दिन, है ना? 60 दिन या उससे भी कुछ 1-2 दिन कम ही मान के चलो। ठीक है, तो हम 60 दिन नहीं, हम 50 दिन, क्योंकि भाई शादी विवाह का सीजन चल रहा है ना? हमको पार्टी में जाना है, हमको बर्थडे पार्टी में जाना है। ठीक है, और इंगेजमेंट में जाना है, उसके अलावा कई सारी पूजाएं पड़ेंगी, उसमें पार्टिसिपेट करना है, तबीयत खराब होगी। तो उसमें से हम 10 दिन अपना निकाल देते हैं, कुल हमारे पास 50 दिन का टाइम है ना? अगर 50 दिन में हमको तैयारी करनी है तो हम कैसे करेंगे? 50 दिन में आपके पास इतना टॉपिक नहीं है, मतलब इतना टाइम नहीं है कि आप पूरी डीपली पढ़ पाओ। 14 चैप्टर साइंस के, 12 चैप्टर मैथ्स के, 10 चैप्टर इंग्लिश के, 10 चैप्टर हिंदी के। इतना टाइम नहीं कि आप एक एक दिन में एक एक चैप्टर आप क्लियर कर पाओ, या 1 या 2 दिन में। तो कौन सा ऐसा तरीका है जिससे कि हम 60 दिनों में नवोदय एग्जाम हम क्वालिफाई कर पाएँ, है ना? इसके लिए हम एफर्ट तो कर ही सकते हैं, और एफर्ट करने के लिए आपके पास जो आपकी मैजिकल बुक है, और वो है आपकी अरिहंत की बुक। ठीक है, जवाहर नवोदय विद्यालय। आज मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि हम इस बुक को हम 60 दिनों में हम कैसे तैयार करेंगे। देखो, ये कोई भी प्रमोशनल वीडियो नहीं है, इसके लिए मुझे कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिला है, ना तो किसी कंपनी की तरफ से और ना ही किसी बुक सेलर की तरफ से। केवल ये मैं स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे कहने पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने ये बुक परचेज कर रखी है, तो इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। क्योंकि ये बुक इंग्लिश मीडियम के लिए है, लेकिन मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए भी यही बात कहना चाहता हूँ कि जैसा मैं इसमें बताऊंगा वैसे ही वो अपनी हिंदी मीडियम की बुक से भी फॉलो करेंगे। ठीक है ना? तो चलो भाई शुरू करते हैं। शुरू को खोलते हैं हम पहला पन्ना इसका। पहले पन्ने पे आ गया आपका जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2022 कंडक्ट बाय नवोदय विद्यालय समिति। ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है क्लास 9, जिसमें आपको एडमिशन लेना है ना? अब यहाँ पर सेकंड पेज में भी सेम वही चीज़ें लिखी हैं, है ना? अब देखो, आगे हम बात करते हैं यहाँ पर इसके कंटेंट की। सबसे पहले जो बच्चे बुक में जो सबसे पहले दिया रहता है, बच्चे सबसे पहले उसी पर अपना ध्यान देते हैं। सबसे पहले इसमें दिया गया हमें सॉल्व पेपर 2021 का, 2020 का, 2019 का, 2018 का। 4 साल का पेपर दिया गया है। अब इस 4 साल का पेपर क्या हम सॉल्व कर लें? बिल्कुल भी नहीं, इनको देखना भी नहीं है। ठीक है ना? अगर आपको ये चार पहले सबसे पहले सोचते हो कि लाओ हम पेपर देख लें, तो पेपर बिल्कुल भी नहीं देखना है। ठीक है, अब हम बात आते हैं अपने कि किस तरह से हमको इसमें पढ़ना है। मैं सबके एक एक चैप्टर के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है यूज ऑफ प्रीपोजिशन। देखो, अब यूज ऑफ प्रीपोजिशन पेज नंबर 3 अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर हमारा पेज नंबर यूज ऑफ प्रीपोजिशन पे हम आ जाते हैं। ठीक है, जितने भी सॉल्व्ड सैंपल पेपर हैं उनको बिल्कुल भी टच नहीं करना, सीधे से आ जाना यूज ऑफ प्रीपोजिशन पे। अब यहाँ पर अगर आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, जैसे हम यहाँ पर देख लेते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, दिस इज अ कंफर्टेबल हाउस टू लिव। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या फिल होगा, है ना? आपके पास ऑप्शन ए है बाय, ऑन है, और एट है, और इन है। तो आप यहाँ पर क्या फिल करोगे? ठीक, काफ़ी सारे बच्चे तो पढ़ लिए हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ ये जानने वाली है कि अगर आप क्वेश्चन रट लिए हो तो जरूरी नहीं कि ये ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, क्योंकि ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, ना कि आपका एग्जाम पेपर। ये बात बिल्कुल दिमाग में बैठा लो। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि उनकी तैयारी हो चुकी है, उन्होंने पूरी अरिहंत बुक रट ली है। तो रटने से सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि अगर रटने से सिलेक्शन होता तो बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने बुक रट रखी थी पहले भी। यहाँ पर हमारा क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट। अब जैसे आप क्वेश्चन उठाए तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बाय का यूज कहाँ कहाँ पर होता है। ठीक है, ऑन का यूज कहाँ पर होता है, एट का यूज कहाँ पर होता है, और इन का यूज कहाँ पर होता है। अगर हम बताएं बाय, अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मीन है, कोई इन्वेंशन है, तो हम उसके साथ बाय का यूज करते हैं। पैसिव वॉइस में हम बाय का यूज करते हैं। अगर हमको पता है तो यहाँ पर ना तो किसी ट्रांसपोर्टेशन मीन का नेम है और ना ही यहाँ ये पैसिव वॉइस है, तो यहाँ पर हमारा बाय का यूज नहीं होगा। ऑन, ऑन का मतलब होता है कोई चीज किसी चीज के ऊपर और दोनों के सरफेस टच हों, मतलब ऐसे जैसे माई हैंड इज ऑन द बुक, माई हैंड इज ऑन द बुक। तो यानी यहाँ देखो, तो ये जो हैंड का सरफेस है और ये बुक का सरफेस है, ये दोनों क्या है हमारे, ये दोनों हमारे टच हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर ऑन का यूज भी नहीं कर सकते, क्योंकि मैं घर के ऊपर तो नहीं रहता हूँ। ठीक है ना?
एट का यूज होता है छोटे प्लेसेस के लिए, छोटे प्लेसेस के लिए। जैसे अगर हम मुझे ये बताना हो कि मैं मान लो कि मैं किसी शहर में रहता हूँ, तो उस शहर के लिए, बड़ी जगहों के लिए इन, और वहाँ पर अगर तुम्हें अपना विलेज बताना है, अपना मोहल्ला बताना है, अपनी कॉलोनी बतानी है, तब हम वहाँ पर ऐट का यूज करेंगे, ठीक है। अगर घर का मामला है तो एट द डोर का यूज होता है, घर में दरवाजे के लिए एट द डोर का यूज होता है। इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। अब देखो इन का यूज क्या है, इन का यूज जो होता है वो मे की मीनिंग में होता है, जब हम किसी चीज के, मतलब कोई चीज किसी चीज के अंदर हो, यानी कहने का मतलब सराउंडेड बाय फोर साइड हो, तब हम वहां पर इन का यूज करते हैं, ठीक है। तो हम घर देखें तो घर तो हमारा चारों तरफ से घिरा हुआ ये तो होगा ना, सराउंडेड बाय फोर साइड ही तो होगा, तो इसलिए यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, इन का यूज करेंगे। लो भाई, एक क्वेश्चन के चक्कर में हमारी चार चीजें तैयार हो गई कि बाय का यूज कहाँ पर होता है, ऑन का यूज कहाँ पर होता है, और एट का यूज कहाँ पर होता है। वेरी सिंपल, बताओ समझ में आया। ऐसे ही आपको सारे के सारे एक्सरसाइज आपको करने हैं, ठीक है। अगली एक्सरसाइज जो दिया गया था एडजेक्टिव एंड डिग्री ऑफ कंपैरिजन, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर सीधे क्वेश्चन पे आना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एवरीबडी वांटेड टू लिसन दैट ब्यूटीफुल सॉन्ग, है ना। अब ये पूछ रहा है इसमें नेम द अंडरलाइन एडजेक्टिव, इसमें एडजेक्टिव के बारे में पहचानो कि एडजेक्टिव ये कौन सा है, ये प्रॉपर एडजेक्टिव है या इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है या न्यूमेरल एडजेक्टिव है या फिर डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। बताओ भाई ये कैसा एडजेक्टिव, ये सॉन्ग की खासियत बता रहा है कि सॉन्ग कैसा है, जो कि सुंदर है, मतलब बहुत ही खूबसूरत है। तो ये क्या है, मतलब सॉन्ग क्या डिस्क्रिप्शन बता रहा है, क्या बता रहा है, सॉन्ग का डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पर सबसे पहले तो ये समझ लो, ये देख लेना कि प्रॉपर एडजेक्टिव कौन से होते हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं, न्यूमेरल एडजेक्टिव कौन से होते हैं और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं। देखो प्रॉपर एडजेक्टिव जो होता है, अगर आप देखोगे तो जो प्रॉपर एडजेक्टिव होता है, प्रॉपर एडजेक्टिव में जैसे मान लेते हैं कोई प्रॉपर नाउन है, उससे जो एडजेक्टिव, जैसे अमेरिका है तो उसे अमेरिकन, इंडिया है तो इंडियन, तो वो प्रॉपर, तो ये तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा। इंट्रोगेटिव जो होते हैं, इंट्रोगेटिव में इंट्रोगेटिव वर्ड्स आते हैं, जैसे हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, ये आते हैं, तो ये इंट्रोगेटिव भी नहीं है। न्यूमेरल, न्यूमेरल का मतलब जिसमें नंबर्स आते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 1 2 3 ऐसे होते हैं। तो बचा क्या हमारा भाई, डी भी तो बचा, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव बचा। बताओ भाई समझ में आया। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होता है, लेकिन फिर भी अगर हम क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर हमें चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये अगर आप इस तरह से पढ़ोगे तो आप एक दिन में आप 2 चैप्टर्स इंग्लिश के कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है ना। सबसे पहला काम तो ये आज से टारगेट सेट कर लेना कि आज से हमें 2 चैप्टर क्या करने हैं, सेट करने हैं कि 2 चैप्टर हमको कंप्लीट करना है इंग्लिश का। तो सबसे पहले इंग्लिश का काम करना, ठीक है ना। अभी यहाँ पर देख लो कि हमें मिलेगा क्या क्या, तो हमें एग्जाम में जो हमारे आने वाला है उसमें हमारे 15 क्वेश्चन जो होंगे वो इंग्लिश के होंगे और 15 क्वेश्चन जो होंगे वो मैथ्स के होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 15 इंग्लिश के होंगे और 15 हिंदी के होंगे। और उसके बाद आता है हमारा साइंस और मैथ, जो कि सबसे ज़्यादा 35 होंगे, है ना। तो यहाँ पर अब हम हिंदी के बारे में देख लेते हैं, हम हिंदी कैसे पढ़ेंगे। हिंदी पे आ जाते हैं भैया, पेज नंबर 3। चलो भाई, पेज हिंदी का पेज नंबर 3 अगर देखो तो हिंदी का हम हिंदी खोल लेते हैं। अब हिंदी के बारे में कैसे पढ़ेंगे, हिंदी में जो पहला चैप्टर है हमारा वर्ण विचार व वर्तनी विवेक, ठीक है। तो वर्ण विचार व वर्तनी विवेक के सीधे क्वेश्चन पे आना, सीधा क्वेश्चन पे, आंसर नहीं देखना है, आंसर खुद से ढूंढना है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। ए दिया गया है शब्द, बी दिया गया है वाक्य, सी दिया गया है वर्ण, या डी दिया गया है वाक्यांश। देखो सबसे पहले तो हमको सबके बारे में पता होना चाहिए। शब्द क्या होते हैं, देखो शब्द क्या होते हैं, शब्द जैसे कि कोई एक शब्द, जैसे कि हम कुछ बोल रहे हैं तो ये क्या है, ये पूरा एक वाक्य है। वाक्य किससे मिलकर बना है, शब्दों से मिलकर बना है। शब्द किससे मिलकर बनते हैं भाई, वर्णों से मिलकर बनते हैं। किससे मिलकर बनते हैं, वर्णों से बनते हैं। बात आई नहीं समझ में। तो वर्ण जो होता है वो सबसे छोटी इकाई होती है, क्योंकि वर्ण, वर्ण से फिर क्या बनेगा, शब्द बनेगा, शब्द से फिर वाक्यांश बनेगा, वाक्यांश से फिर वाक्य बनेगा। बात आई नहीं समझ में। तो एक एक चीजें पढ़ना, वैसे वाक्यांश आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वाक्यांश के बारे में छोड़ दो, है ना। सबसे छोटी इकाई जो होती है वर्ण होती है। वर्ण को जैसे हम देखो का, म, ल, ये क्या है, कमल, ठीक है, कमल। तो क, म, ल, ये का अलग, म अलग और ला अलग, ये हमारे क्या है, ये वर्ण है। अगर इन्हीं को हम जोड़ के एक साथ बोले कमल तो ये शब्द हो जाता है ना।
कमल का फूल सुंदर होता है, तो कमल का फूल सुंदर होता है तो पूरा एक वाक्य बन गया, ठीक है ना। तो इस तरह से पढ़ो भैया, इस तरह से पढ़ो, पक्का है एग्जाम निकल जाएगा। हिंदी में भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो हिंदी और इंग्लिश सबसे पहले आप अपना कंप्लीट करोगे। जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है, वो है आपका साइंस और मैथ। ये आपको ज़्यादा टाइम लगाएगा, ठीक है ना। ये दो पोर्शन, मतलब ये जो दो पोर्शन है आपके, कौन कौन से, मैथ्स और सॉरी इंग्लिश और हिंदी, ये लगभग लगभग हर बच्चा करेगा, है ना। जो कम पढ़ता है वो भी करेगा, जो ज़्यादा पढ़ता है वो भी करेगा। बस एक्यूरेसी, जो ज़्यादा पढ़ता है उसकी ज़्यादा होगी, मतलब वो ज़्यादा सही करेगा, जो कम पढ़ता है वो कम सही करेगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए सारे बच्चे सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। अगर किसी का भी तुक्का लगना शुरू हो गया, फिलहाल तुक्का लगने की पॉसिबिलिटीज बहुत ही कम है, लेकिन अगर तुक्का लग गया तो वहाँ पर मामला हो सकता है गड़बड़, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि जो कम पढ़ने वाले बच्चे हैं उनसे, मतलब उनसे ज़्यादा मौका उसको मिल जाएगा जिसके तुक्के ज़्यादा सही हो गए। फिलहाल तुक्का सही होना इतना आसान नहीं है, अगर तुक्का होना इतना ही आसान होता तो हर बच्चे का सिलेक्शन हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर हम जनरल साइंस की बात करते हैं, जो 35 मार्क्स के आएंगे। जनरल साइंस में क्वेश्चन हमको कैसे पढ़ने हैं। अब सबसे पहला चैप्टर जो है हमारा फोर्स एंड प्रेशर। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने पढ़ा रखी हैं आपको, इसी चैनल पर अगर आप प्लेलिस्ट में ढूंढेंगे तो आपको कई सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत होती है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो सर्च करके आप वो वीडियो देख सकते हो, ठीक है। फिर भी अगर प्रॉब्लम होती है तो आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। वहाँ पर अगर कोई भी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है कि इसका आंसर ये क्यों दिया है, तो वहाँ पर मैं आपको सॉल्यूशन वहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। इतना तो मैं आपके लिए कर सकता हूँ। चलो आप मेरे लिए काम कर सकते हो, इस वीडियो पर 100+ लाइक्स कर दो, ठीक है। चलो बस आज के लिए इतना ही। अब यहाँ पर मतलब आज के लिए बस इतना ही टारगेट है, अभी तो मैं आपको और बात बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर फोर्स एंड प्रेशर अगर देखोगे तो फोर्स एंड प्रेशर के सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन पे आने के बाद यहाँ पर ढूंढना था सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्सेस। फोर्स, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। मोबाइल है आपके पास, मोबाइल है ना, तो सारी चीज़ें आप जल्दी देखो। अगर आप बुक से ढूंढ पाते हो तो अच्छा है, नहीं ढूंढ पाते हो तो सारे क्वेश्चन आप मोबाइल से ढूंढो। यहाँ पर गूगल पे सर्च करो डाइन, तो ये बता देगा कि डाइन क्या है ना, डाइन क्या है। फिर बताएगा पास्कल, पास्कल सर्च करोगे बता देगा पास्कल क्या है। जूल सर्च करोगे तो बता देगा जूल क्या है। फिर वॉट सर्च करना, ये बता देगा वॉट क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर सीजीएस क्या है, सीजीएस क्या है भाई, सीजीएस जो होता है सेंटीग्राम ग्राम और सेकंड होता है, ठीक है। सेंटीग्राम ग्राम सेकंड यूनिट जो होती है ना, सिस्टम जो होता है, तो फोर्स का ये सिस्टम क्या है, तो डाइन होता है। डाइन ये हमको पता है, डाइन, ठीक है। डाइन जो होता है ये फोर्स का यूनिट है। ये क्या होता है, सेंटीमीटर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये उसको हम बोलते हैं डाइन, ठीक है। पास्कल, पास्कल जो होता है वो प्रेशर का होता है। पास्कल क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पास्कल किसका होता है, प्रेशर का, ठीक है। पास्कल किसकी यूनिट है, प्रेशर की, जिसका एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। जूल, जूल किसकी होती है, एनर्जी, वर्क की। जूल किसकी होती है, वर्क की। और वॉट किसकी होती है, पावर की, ठीक है ना, पावर, इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंसी, पावर की। तो अगर आप ये सर्च करोगे तो सारी चीज़ें आपको पता लग जाएंगी, है ना। फोर्स बाय द वर्च्यू ऑफ बॉडीज इज कॉन्टेक्ट इज कॉल्ड, मतलब जो चीज़ किसी कॉन्टेक्ट की वजह से जो फोर्स लगता है। जैसे मान लो कि मैं हाथ से अपने इस बुक को पलट रहा हूँ, तो ये बुक और मेरे हाथ का कांटेक्ट हो रहा है, तो जाहिर सी बात है इसमें कौन सा फोर्स लगेगा भाई, कांटेक्ट फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा, कांटेक्ट फोर्स लगेगा, ठीक है ना। और जो चीज़ें बिना टच किए हो जाए, जो चीज़ें बिना टच किए हो जाए, बिना कांटेक्ट के हो जाए, वो नॉन कांटेक्ट फोर्सेज होते हैं, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन ऐसे ही करके पढ़ना, हर एक क्वेश्चन ऐसे ही करके पढ़ना, ठीक है। और एक क्वेश्चन बताता हूँ, चलो एक क्वेश्चन और देख लो। यहाँ पर जैसे हमको क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया कि इफ नो फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इट विल, अगर किसी भी बॉडी पर कोई फोर्स नहीं लगता तो क्या होगा, है ना। क्वेश्चन समझ के पढ़ना, क्वेश्चन समझ के पढ़ना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आपका चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाता है इफ नो फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इट विल, है ना। तो क्या होगा, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी बॉडी पर फोर्स नहीं लगता तो उसमें क्या होगा। तो सबसे पहली चीज तो शेप गेट्स डिफॉर्म्ड, है ना। क्या होगा, शेप बिगड़ जाएगा। मूव फास्टली, बहुत तेजी से चलेगा। इधर इन रेस्ट और इन मोशन, या तो रेस्ट में रहेगा या तो मोशन में रहेगा। स्टॉप मूविंग, या फिर रुकना, मतलब मूव करना बंद कर देगा। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ समझो, हम क्या करें, अगर हम कोई चीज़ रुकी हुई है, हम फोर्स लगाएं, मान लो ये रुकी हुई चीज़ है, हम फोर्स लगा रहे हैं, इसमें हम फोर्स लगा रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, ये मूव करने लग रहा है। ये क्या कर रहा है, मूव करने लग रहा है।
है ना। अगर कोई चीज़ मूविंग कंडीशन में है तो हम क्या कर सकते हैं, उनको रेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स नहीं लगता है तो उसके दो कंडीशन हो सकती है, या तो वो चीज़ रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, हाँ, या तो कोई चीज़ मूव कर रही है तो वो मूव ही करती रहेगी। अब सोचोगे कि जैसे अगर हम बॉल फेंकते हैं तो उसमें कौन सा फोर्स लगता है, वो जाकर एक टाइम के बाद रुक जाती है, उसमें भी फ्रिक्शन लग रहा होता है, उसमें भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है, ठीक है। अगर किसी बॉडी पर कोई एक्सटर्नल मतलब कोई भी फोर्स ना लगे तो यानी वो या तो वो चीज़ अगर मूव कर रही है तो मूव करती रहेगी, यानी अगर वो चीज़ रुकी हुई है तो वो रुकी रहेगी, रेस्ट कंडीशन में रहेगी। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखो सारी चीज़ें हमने समझ ली, सारी चीज़ें हमने समझ ली, हर एक का ऑप्शन के बारे में हमने समझ लिया। तो यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि अगर इस ये वाला ऑप्शन से नहीं, इस ऑप्शन से कोई क्वेश्चन आया तो आपको पता है कि भाई क्या कर सकते, फोर्स लगाकर हम किसी चीज़ को क्या कर सकते हैं, उसके शेप को डिफॉर्म कर सकते हैं, उसको मूव फास्ट मतलब मूव कर सकते हैं तेज़ी से, उसको हम रोक सकते हैं, ये तीनों काम तो कर सकते हैं। लेकिन अगर फोर्स ना लग रहा हो तो क्या होगा, तो दो ही कंडीशन हो सकती है किसी बॉडी पर, या तो वो चीज़ रेस्ट में रहेगी या फिर वो मोशन करती रहेगी। वेरी सिंपल, बताओ समझ में आ गई ना। हर एक चैप्टर के बारे में ऐसे एक एक चीज़ें करके आपको पढ़नी है, ठीक है। अब भैया सबसे बड़ा जो टॉपिक है, सबसे बड़ा जो हमारा टॉपिक है और वो है हमारा मैथ्स। अब हम मैथ्स के बारे में क्या करेंगे, है ना। कुछ बच्चों की तैयारी हो गई है, कुछ बच्चे जो हैं वो मैथ्स काफ़ी अच्छे से उन्होंने तैयार कर रखा है, लेकिन कुछ बच्चे अभी भी उनको ये लगता है कि वो बाद में तैयार कर लेंगे, जब एग्ज़ाम के एक दो दिन रह जाएंगे या फिर एक आध दो घंटे रह जाएंगे तो वो पढ़ लेंगे, है ना। तो ये बात बिल्कुल दिमाग से निकाल दो। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर हम मैथ्स के बारे में देखते हैं, मैथमेटिक्स हमको कैसे पढ़नी है। मैथमेटिक्स में सबसे पहले आ जाता है, जैसे पहले चैप्टर हमको दिया गया नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम अगर आपने मैथ्स का जो कॉन्सेप्ट है वो आज से ही शुरू करना पड़ेगा आपको। मैथ्स के बारे में मैं ये नहीं बताऊंगा, जैसे आपने एक हिंदी का चैप्टर लिया, एक लिया चैप्टर आपने किसका, आपने एक चैप्टर लिया इंग्लिश का, दो ही चीज सब्जेक्ट, वो आपके आधे आधे घंटे में कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद फिर आपका आ जाता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम आप कैसे पढ़ोगे, देखो मैथ्स कैसे पढ़ोगे, मैथ्स जो है अभी आपके पास इसमें कुल कितने चैप्टर्स हैं, अगर आप देखोगे तो लास्ट चैप्टर अगर मैं देखूँ तो इसका लास्ट चैप्टर कितना है, लास्ट चैप्टर इसका देख लो कितना है, किसी को पता हो तो बताओ भाई, मुझे तो नहीं पता लास्ट चैप्टर कितना है। ये हो गया हमारा लास्ट चैप्टर, है ना। और लास्ट चैप्टर जो दिया गया है यहाँ पर लास्ट चैप्टर हमारा 14। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक दिन दो दिन में एक चैप्टर लगाते हो तो भी 28 डेज में आप ये पूरा का पूरा मैथ कंप्लीट कर सकते हो। अब कैसे पढ़ोगे, पहले दिन का जो टॉपिक होगा मैथ्स तो आपको समझनी पड़ेगी, मैथ्स आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। बहुत सारी वीडियोस चैप्टर्स के, इसके सॉल्यूशंस के बहुत सारे वीडियोस आपको अपने चैनल पे मिल जाएंगे, यहाँ पर आप इसे देख सकते हो। बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत ही ऑथेंटिक बुक है, यहाँ पर हम काफ़ी सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं इस बुक से। तो यहाँ पर नंबर सिस्टम जो रेशनल नंबर है, यहाँ पर सबसे पहले तो एक ही चीज़ें पढ़ लेना, ठीक है, इससे पढ़ लेना। साथ में वीडियोस आपको मिलेंगी जो प्रीवियस क्लासेस हैं वो पढ़ लेना, चाहे आप हिंदी मीडियम को या इंग्लिश मीडियम को। पढ़ने के बाद सारे रूल समझने के बाद तब आ जाना अपने एक्सरसाइज पर। एक दिन में अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे, एक दिन में अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे और अगले दिन में आप क्लियर करोगे अपनी एक्सरसाइज, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जरूरी नहीं कि जैसा भी क्वेश्चन आपकी बुक में हो वो ऐसा हो, ठीक है, वो ऐसा ही आपके एग्जाम में है। तो केवल कॉन्सेप्ट देखो, जैसे पहला नंबर दिया गया, अ नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, इट इज सेड टू बी अ रेशनल नंबर। ये कह रहा है कि पी, अगर कोई नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में है तो इसे रेशनल नंबर कब कह सकते हो। तो हमको ये पता है कि कोई भी अगर टू इंटीजर्स आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू बट क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो देन इट इज अ रेशनल नंबर। यानी अगर हमारा पी अपॉन क्यू इस फॉर्म में लिखा लेकिन क्यू जो हो इसका जो डिनोमिनेटर वो जीरो नहीं हो सकता, अगर ऐसा है तभी वो रेशनल नंबर होगा, हमने पहले पढ़ रखा है। तो पी क्यू आर इंटीजर्स एंड पी इज नॉट इक्वल टू जीरो, है ना, ये तो नहीं होगा, q इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा बी आंसर, देखो ए तो हमारा सही है, पी क्यू इंटीजर्स होने चाहिए, पी क्यू इंटीजर्स होने चाहिए, लेकिन इसके साथ कंडीशन ये भी बनती है कि q जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं वो हमारे क्लियर होने चाहिए, ठीक है ना। अब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, ये सारी चीज़ें हमारी, हम मान लेते हैं 28 डेज में हम नहीं कंप्लीट कर पाते, हम मान लेते हैं हम कंप्लीट करने में मान लेते हैं कि हम 45 डेज लगा लेते हैं, ठीक है। अब 45 डेज, अब जो आपके पास लास्ट के 5 दिन बचेंगे, है ना, जो आपकी छुट्टियां थी बीच में, जो आपने शादियां अटेंड की, बर्थडे पार्टी अटेंड की, उन सभी को छोड़ के अब क्यों हमारे पास, मैंने केवल 50 दिन का टॉपिक लेके चला था ना, केवल 50 डेज का,
तो यहाँ पर सबसे आखिरी में आ जाना जो कि आपका दिया गया है प्रैक्टिस सेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट कैसे दोगे? प्रैक्टिस सेट देने का तरीका ये होता है कि प्रैक्टिस सेट के लिए आप ओएमआर सीट आपको लेकर बैठना होगा, आपको पेन लेकर बैठना होगा, ठीक है ना। तो उसके बाद वो सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी कि आपको एग्जाम कैसे देना। वो 5 दिन आपको केवल प्रैक्टिस देना है कि आपको एग्जाम कैसे देना, ठीक है। तो जैसे जो भी टाइमिंग होती है, जैसे अगर मान लेते हैं कि आपकी एग्ज़ाम की जो टाइमिंग है वो 8 से 10 की है, तो हम क्या करेंगे, हम 8 बजे पूरा ये पेपर लेके बैठेंगे। 8 बजे हम ये पूरा पेपर लेके बैठेंगे और 10 बजे तक पेपर को सॉल्व करेंगे, इसमें टिक लगाएंगे और उसके बाद अपने ओएमआर सीट को भी हम फिल करेंगे। 2 घंटे में ये 5 सेट का हमें प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जिन बच्चों की तैयारी पूरी हो चुकी है उनको प्रैक्टिस सेट करने के लिए ओएमआर सीट अभी से ही मिल जाएगी। कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा जिनको ओएमआर सीट की ज़रूरत होगी, वो जाकर किसी भी शॉप पर जाकर एक प्रिंट आउट निकलवाएंगे, बाकी उसकी 5 से 6 फोटो कॉपियाँ निकलवा लेंगे, ठीक है। फोटो कॉपी निकलवा लेंगे, उसके ऊपर अपनी प्रैक्टिस कर लेंगे, सारी चीज़ें वो फ्री रहेंगे। उसके बाद कोई भी केवल आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि ओएमआर सीट आपको, या फिर टेलीग्राम पे आ जाओ, ठीक है ना। मैं वहाँ पर आपको ओएमआर सीट भी बता दूंगा और ये भी बता दूंगा कि कैसे आपको ओएमआर सीट फिल करनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अब यहाँ पर देखो 15 क्वेश्चन हम कैसे मैनेज करेंगे। पेपर अगर आप देखोगे तो पेपर बड़ा डरावना लगता है, लेकिन जब आप सॉल्व करना बैठोगे, यानी अगर आप ये 50 दिन अगर आप पूरी तरह से अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, है ना, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना चाहते हैं, एक अच्छे विद्यालय में पढ़ना चाहते हैं, एक नवोदियन बनना चाहते हैं, तो ये 50 दिन के लिए सब कुछ छोड़ दो। 50 दिन के लिए ना तो टीवी देखना है, ना तो क्रिकेट खेलना है, ना तो फुटबॉल खेलना है, ठीक है, ना तो म्यूजिक सुनना है। 50 दिन, केवल 50 दिन का त्याग, केवल 50 दिन ये आपके पास हैं और ये 50 दिनों का जो त्याग होगा, है ना, उसकी जो उसके जो फायदे होंगे, उसकी जो मिठास होगी, उसका जो फल होगा, वो पूरी ज़िंदगी आपको मिलने वाला है। लेकिन ये 50 दिन मेहनत आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जैसा बताया है वैसा सारी की सारी चीज़ें करो। फिर भी कोई अगर प्रॉब्लम होती है, कोई दिक्कत होती है आपको, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो मैं बता दूंगा, ठीक है। टाइम टेबल से रिलेटेड अगर कोई दिक्कत होगी तो वो भी कमेंट बॉक्स में बता दो कि आपकी एकेडमिक्स से और ये बुक पढ़ने के लिए आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा, उसके लिए भी आपको एक अलग से वीडियो मिल जाएगी। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। 100+ लाइक्स भी हो गए होंगे, अब तक आप लोगों ने कर दिए होंगे। अगर नहीं किए हो तो शेयर करके जल्दी से इस पर 100+ लाइक्स कंप्लीट कराओ। अगली जो वीडियो आने वाली है वो टाइम टेबल की, टाइम बहुत कम बचा है तो टाइम टेबल भी बहुत जल्दी चाहिए, तो बहुत जल्दी 100+ लाइक्स कंप्लीट होगा। वैसे ही यहाँ पर आपको एक टाइम टेबल की कंप्लीट टाइम टेबल, एक परफेक्ट टाइम टेबल की भी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चा कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और आपको ये पता लग गया होगा केवल अपनी ही बुक से हम एग्जाम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस बुक की बहुत ही कद्र करो, ये आपको नवोदय में सिलेक्शन दिलाएगा। अगर आप इसकी कद्र करोगे तो ये आपकी कद्र करेगा, ठीक है। तो चलो बच्चा लोग फिर पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।